नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल में, जिसमें हमने देश का मन समझने की कोशिश की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों का मन क्या है और वो किस तरफ अपना मत देना चाहते हैं, किसकी सरकार 2024 में बनते हुए देखना चाहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है जो हम लगातार कल से करते आ रहे हैं। हमने इसमें बहुत ही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के तहत काम किया है और 518 लोकसभा सीट को कवर किया हमने। 21 राज्यों तक हम पहुंचे हैं और 1,18,616 लोगों से हमने बातचीत की है। जियो टैगिंग का सहारा लिया गया है जिससे और साइंटिफिक मेथड और मेथोडोलॉजी को अपनाया जा सके। इसकी जो टाइम फ्रेम है वो 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हमने ये सर्वे किया है और एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअली बात की है। एक लोकसभा सीट की कम से कम 3 विधानसभाओं में हमने बातचीत किया है। एक घर में एक व्यक्ति से बात किया है और एक विधानसभा में कम से कम 5 पोलिंग बूथ पर हमने ये सर्वे किया है और 210 वोटर से सवाल जवाब किया है। मकसद ये था कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, हर कास्ट का हो, लैंग्वेजेस का हो, और इसीलिए अक्रॉस द कंट्री हमने सर्वे किया था। इस सर्वे का पहला हिस्सा हमने कल दिखाया था, जिसमें हमने कल 9 राज्यों के ओपिनियन पोल में क्या परिणाम निकल रहे हैं वो हमने दिखाया था। एक तस्वीर वो आपके सामने रखते हैं कि कल तक जो 9 राज्य हमने कवर किए हैं उसमें क्या स्थिति बनती है। कल के 9 राज्य जो हमने कवर किए उसमें 242 सीट्स कवर होती हैं। उन 242 में से 174 सीट एनडीए या बीजेपी प्लस कहें उसके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 61 सीटें इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही और 7 अन्य के खाते में है। इसमें जो बड़े राज्य हैं जहां से बहुत ज़्यादा सीट्स हैं उसमें बिहार है, जहां 40 में से 38 सीट बीजेपी प्लस या एनडीए के खाते में जा रही हैं, केवल 2 इंडिया अलायंस के पक्ष में जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटें मिल रही हैं 29 में से। तमिलनाडु और केरल में खाता खुल रहा है, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीट मिल रही हैं। इसके साथ हरियाणा में अभी परिवर्तन हुआ है लेकिन 10 की 10 सीटें इनके खाते में जा रही और दिल्ली की 7 की 7। और जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ 80 में से 77 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस कहें या एसपी प्लस कहें या कांग्रेस प्लस कहें, केवल 2 सीट उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी। ये कल तक की तस्वीर थी। यहाँ से आगे की कहानी आज है, यानी आज हम 12 स्टेट्स को कवर करेंगे और 12 स्टेट्स में क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या तस्वीर बन रही है वो आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अब तक हमने काफ़ी राज्यों को कवर किया है। इसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें से एक आज हमने कवर किया कर्नाटक। कर्नाटक में 25 सीटें यानी 58% वोट शेयर के साथ एनडीए, बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के हाथ में आती हुई दिख रही हैं। केवल 3 सीट इंडिया अलायंस के हाथ में जा रही है और 35% वोट शेयर। एक बार वो टैली दिखा दिए जितने राज्य अब तक हमने कवर किए हैं, टोटलिटी में दिखा दें, उसके बाद फिर एक एक राज्य पे हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमने अब तक जो 12 राज्य आज हमें कवर करने हैं उसमें से कई राज्यों के नंबर्स, ओपिनियन पोल्स हमारे सामने हैं। ये देखिए, अब तक जो हमने कवर किए थे, हमने आज वाली प्लेट दिखाई है जिसमें हमने आज अब तक जितने स्टेट लिए हैं उस पर हम लोग दिखाएंगे। फिर हम कर्नाटक की चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि जो आज के राज्य हैं उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। आज कर्नाटक में हमने बताया, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड हम कवर कर चुके हैं। उनके नतीजे आपकी स्क्रीन पे हैं। जो कर्नाटक हमने बताया कि 28 में से 25 जाती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना में 17 में से 8 सीट एनडीए के पक्ष में और 6 सीट इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। उड़ीसा में 21 में से 13 सीट उड़ीसा में बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 8 सीट अन्य में बीजू जनता दल शामिल है, उसके पक्ष में जाती हुई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, आंध्र प्रदेश में बीजेपी प्लस, उसमें टीडीपी भी शामिल है और पवन कल्याण की पार्टी भी शामिल है, उनके पास 18 सीट आती हुई दिख रही है। तो ये आज की अब तक की मोटी तस्वीर है, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण 2-3 राज्य बाकी हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, अपने मेहमानों के साथ परिचय कराते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक देवव्रत रॉय, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी, शेखर अय्यर जी और राजेश बादल जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक काफ़ी हद तक हमने अपने पोल में सीट्स कवर कर ली हैं। कुल अगर आप देखें इस समय
कल और आज का मिला के तो 402 सीट्स को हमने कवर किया है। उस 402 में से 302 एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ऊपर चला गया है आंकड़ा और इंडिया अलायंस के खाते में अब तक केवल 73 सीट आती हुई दिख रही हैं, 27 अन्य के खाते में हैं। ये एक मोटी तस्वीर यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। रामकृपाल, ये एक राय आपसे ले लें, अभी हमने 402 का नंबर ओपन किया है, उसमें से 302 एनडीए के पक्ष में दिख रही है। सुनामी जैसी लग रही, बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं उत्तर से दक्षिण तक। आप तेलंगाना देखिए, केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, उड़ीसा देखिए और इधर अपने उत्तर प्रदेश में भी आ जाइए। किससे आप जी आपसे रामकृपाल जी, एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद फिर चलते हैं मेहमानों के पास। अच्छा नहीं, देखिए ये जितने राज्यों में कितने राज्य हुए हैं नीरज जी बता सकते हैं इसमें? सर कल हमने 9 राज्य, 14 राज्य है ना जी, कल हमने 9 कवर किए थे, आज हम 12 कवर कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर स्टेट हमने कवर कर लिए। कुछ बड़े स्टेट जैसे बंगाल, महाराष्ट्र अभी हमको ओपन करना बाकी है। जी तो जो आप जितना दिखा रहे हैं, देखिए इसमें कुल मिलाकर के कि जो एक टारगेट बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से रखा गया है कि 400 के आसपास का, तो जो संख्या दिखाई दे रही है मुझे तो लगता है कि करीब करीब वो पूरी होता, वो टारगेट तो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक हालांकि जैसे आपने आंध्र का किया, कहा जाता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का कुछ वो हमेशा गड़बड़ रहता है, लेकिन इस बार देखिए केवल केरल, तमिलनाडु में उस पर भी नहीं जा रहा हूँ कितना होगा, वो 2 को छोड़ दीजिए, तो जो आप आंध्र में दिखा रहे हैं, चाहे वो टीडीपी के साथ, तेलंगाना में जो दिखा रहे हैं, तो जिस तरह से एक जो शंका थी कि कहाँ से ये पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ में तो बहुत जगह पे पीक पे हैं, जैसे चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बाकी जगहों पर, तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो 400 का लक्ष्य रखा गया है, वो हो सकता है 370, 380 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक बाकी भी कुछ ओपिनियन पोल्स ने जो फिगर दी थी 370, 380 के आसपास की, तो मुझे लगता है कि ये 400 के आसपास पहुंच जाएगा। जी, और अभी तो कई सारे बड़े राज्य खुलने बाकी है, अभी तो हमने 18 कवर किए हैं, अभी तो और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे खुलने बाकी हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, जो फार्मूले आपने लगाए हैं अलग अलग राज्यों में, जो आपने गठबंधन बनाए हैं, वो वर्क करते हुए दिख रहे हैं और साउथ में भी आप एनरोल करते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पे जो डीप साउथ के स्टेट्स हैं वो हैं, लेकिन यूपी में आप देखिए 77 सीट्स आती हुई दिख रही हैं, हरियाणा में 10 की 10 सीट आती हुई दिख रही हैं। हरियाणा आपका स्टेट है, क्या कहेंगे आप सिद्धार्थ जी? निश्चित रूप से नीरज जी, हम लोग एक ऐसी पार्टी हैं जो कैडर के दम पर हर चुनाव को सीरियस लेते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के जनता की सेवा करने का प्रण लेकर के चुनाव के मैदान में उतरते हैं। वी आर अ सीरियस पॉलिटिकल पार्टी। हमारा मानना है कि इस देश में अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो भ्रम फैलाना, कुछ भी बोल देना, झूठ मूठ बोलना या फिर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना, ये देश के राजनीतिकों को नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से अपना सब कुछ समर्पण के भाव के साथ इस देश की जनता का सेवा मन में भाव रखना चाहिए। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो देश भर में एकमात्र ऐसा गठबंधन है जहां पर हर प्रदेश का अच्छा प्रतिनिधित्व, या तो हम वहां पर मजबूत हैं, नहीं तो हमारा अलायंस पार्टनर वहां पे मजबूत है, हमारी काबिलियत है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने वहां पर जनता की सेवा करके दिखाया है, हमने वहां पे या तो हम सरकारों में रहे हैं या हम बहुत जल्द आने वाले हैं, हम बड़ा वोट शेयर ले रहे हैं। और इसीलिए एनडीए की जो मजबूती है पूरे देश भर में, वो हमको हमारा जो 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 पार का नारा एनडीए के लिए जो है, उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ करने में हम मानते हैं कि कोई भी कमी नहीं होने वाली। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया विश्वास जता रही है, जिसको पूरी दुनिया कह रही है मोदी इज द बॉस। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको आगे बढ़ना चाहता है, एक
क्लियर विजन के साथ, भारत के लिए एक ऐसा विजन कि अगले 25 साल में हम भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो हम लेकर के जा रहे हैं, 25 साल का प्लान हम लेकर के जा रहे हैं, और इसीलिए आपके ओपिनियन पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कर्नाटक की बात करते हैं दीपक झा जी। कर्नाटक की 25 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, बीजेपी प्लस के पक्ष में, और वोट शेयर 58%। इंडिया अलायंस के पक्ष में केवल 3 सीट आते हुए दिख रही हैं, वोट 35%, और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं, लेकिन 7% वोट उधर है। कर्नाटक में तो काफ़ी मेहनत की आपने, सरकार भी आपकी है, लेकिन सीट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नीरज जी, अगर टाइम देंगे तो मैं बोलता हूँ। अब बात है कि आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया इस डिबेट की। आपने बताया कि आपका सैंपल साइज कहाँ है, आपने कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों को कलेक्ट किया, कितने विधानसभा सीटों में एक लोकसभा के अंतर्गत गए, ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छे से बताया। इस पे कोई डाउट नहीं है आपके इस रिसर्च पे। बात है कि भाजपा ने यहाँ, अब भाजपा को कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कंक्लूड कर लीजिए। भाजपा कह रही है कि हम झूठ नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री जी ऑटोग्राफ दे रहे हैं दुनिया को। अरे ऑटोग्राफ तो एक फिल्म स्टार और एक क्रिकेटर भी देता है देश में, लोगों को लाइन लग जाती है। तो बात वो नहीं है ऑटोग्राफ देने से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बात यह है आज इस देश में कितने जुमले बोले जा रहे हैं, आज इस देश में कितने झूठ बोले जा रहे हैं। आपने सैंपल साइज तो बता दिया नीरज जी, आपने ये नहीं बताया कि जनता से आपने पूछा क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। आपने पूछा क्या कि अजीत पवार को गले लगा लेते नरेंद्र मोदी जी तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो सवाल क्या पूछे गए वो बातें है कि अगर आप सवाल करेंगे भाजपा प्रवक्ता की तरह से, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो पॉपुलर हो गए। पॉपुलरिटी की बात नहीं, देश पॉपुलर नेता नहीं चाहिए, देश को काम करने वाला नेता चाहिए। देश को वो नेता चाहिए नीरज जी जो जनता की बात कर सके, जो अपने मन की बात ना करे, जो औरों की मन की बात कर सके। देश को वो नेता चाहिए जिसकी कथनी और करनी में भिन्न ना हो नीरज जी। देश को वो नेता चाहिए जो बलात्कारियों का संरक्षण ना करे। जो हम लोग कल से सर्वे कवर कर रहे हैं, ऐसा कोई सवाल आपके मन में नहीं होगा या हो भी का तो जो हमने ना पूछा हो। अभी आप स्क्रीन पे देखिए सब चलते रहें, क्योंकि अगर वो पूरी मेथोडोलॉजी पूरे क्वेश्चन लेंगे तो बहुत लंबा होगा, हमको बहुत सारे स्टेट कवर करने, तो इसलिए सवालों की चिंता से आप बेफिक्र रहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका अधिकार क्वेश्चन करिए, लेकिन हम जो पूछने गए, हमने जो ओपिनियन पोल किया, उसका कन्वर्जन तो उन्हीं के पक्ष में हो रहा है। अब लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, पसंद करना, आप किसी फिल्म स्टार को भी पसंद कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं। बात यह है देश की जनता मोदी जी का ड्रामा को पसंद करती है। मोदी जी का क्या बात कर रहे हैं दीपक जी आप? मैं वही कह रहा हूँ, इस बात को आप मान लीजिए। मैं इस बात को नहीं, मैं अपने सर्वे को मान रहा हूँ कि जो सर्वे हमने किया उसके ओपिनियन पोल को जब हमने सीट में कन्वर्ट किया तो आपके सामने तस्वीर है, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं। वो नहीं दीपक जी, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल वो सारे पूछे गए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। जब आप वोट देने जाते हो तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या होता है? वो महंगाई भी होगी, बेरोजगार भी होगी, भ्रष्टाचार भी होगी, राम मंदिर भी होगा, कौन काम कर रहा है, आपका लोकल एमपी करता है कि नहीं करता, केंद्र की पॉलिसी, ये सारे सवाल पूछे गए हैं सर। सर्वे ऐसे थोड़ी खाली ये पूछ लिया कि किसको वोट दे रहे हो। जी नीरज जी, देखिए, एक समय था गांधी ने देश को आजादी दिलाई, गांधी ने मेहनत किया, आज गांधी को गाली दिया जा रहा है। एक समय था पत्रकार खाकी पहनते थे, नेता खादी पहनते थे, आज नेता 10 लाख का सूट बूट पहनते हैं और आज पत्रकार पैकेज वाले हो चुके हैं। तो पत्रकारों को पैकेज का जमाना है और सूट बूट वाले प्रधानमंत्री को बचाना है। जो पैकेजिंग का जमाना है, लोग गांधी दीपक जी चला गया, दीपक जी और खाकी चला गया। दीपक जी, ये आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी जमात किसको पे कह रहे अटैक कर रहा हूँ। नहीं, आप पूरी जमात मेरे सहित पूरे पत्रकारों को आप ये कह रहे हैं। भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना भाई, सवाल तो सुना करिए। 14 से लेकर के 24 में खड़े हैं सर, चुनाव दर चुनाव, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव की स्थिति आपके सामने है। आज पहली बार थोड़ी में दिखा रहे हैं कि आप एकदम सरप्राइज हो गए हैं। अभी ताजा उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, यूपी के नंबर दिखाइए जरा, 77 सीटें आ रही हैं ओपिनियन पोल में आ रही ना, और 14 से लेके अब तक लगातार वो ट्रेंड बना हुआ है। तो ऐसा थोड़ी उन्होंने पहली बार आपको दिखाया था, आप एकदम सरप्राइज, और ये क्या दिखा दिया आपने? जी बोलिए, सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश है। देखिए, ऐसे क्या मजबूरी है मोदी जी की
कि सारे विपक्षी दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। जिनके पास सांसद नहीं है, एमपी नहीं है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, बिहार में आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ किया। जिस चिराग पासवान को चाचा से अलग करवा दिया, आज उस चिराग पासवान को अपने कंधे पे बैठा दिया। इतनी भगदड़ क्यों है भाई? भाजपा के नेता संन्यास लेने पे मजबूर क्यों हो गए, ये बताइए। हर्षवर्धन सिंह जैसा काबिल नेता जिनको ये बोलते थे, हर्षवर्धन जी को, वो संन्यास ले लिए। गौतम गंभीर कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कौन सी गंगा में बह रहे हैं लोग, जी ये बताइए। अच्छा दीपक जी, रुकिए ना, अभी और मेहमानों के पास इतने चलते हैं। 7 की 7 सीटें दिल्ली में उनके फेवर में जा रही हैं। गौतम गंभीर चले गए, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन जी को नहीं लड़ना, कोई बात नहीं। नई दिल्ली से बदल लिया, कोई बात नहीं। स्टिल दे आर विनिंग 7 आउट ऑफ 7 सीट्स। एनीवे, खैर रुकिए, अभी आता हूं। समझ रहे हैं इसका मतलब? अरे इसका मतलब हमको नहीं समझना सर, आप लोगों को समझ रहे हैं। हम तो इसका आपके मतलब सामने ये देख रहे है हैं कि भाजपा लोगों को ठग रही है। कहीं आज इस बार सांसद को नहीं। जिता दो, अगली बार दीपक जी, ये क्योंकि आपके पास सांसद जो काम करते नहीं, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर ये बताइए अजय मिश्रा टेनी को क्यों टिकट दिया? अजय मिश्रा टेनी एक हत्यारे का बाप है। इसका मतलब वो मोदी का परिवार है। और मोदी का परिवार, सुनो दीपक भाई, दीपक झा सर, सुनो। पहली बात तो आप एकदम कंक्लूजन में मत पहुंच जाओ। जो अंडर सबजुडिस मैटर होता है उसमें आप ये सब फैसले मत करो। ये सब टेक्निकली नहीं करनी चाहिए। अरे सुनो ना पहले, नहीं आप सुनिए। पहली तो ये टेक्निकली वो नहीं। दूसरी चीज, वो किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं, किस पॉलिसीज पे लड़ रहे हैं, ये उनकी पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे। मोदी का परिवार क्या है बताइए ना? मोदी का परिवार पूरा भारत परिवार। बताइए भाई सिद्धार्थ जी, कौन है परिवार? हमको तो बताया गया कि पूरा भारत उनका परिवार। ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार। सिद्धार्थ यादव को लगाइए स्क्रीन पे, आरोपी है भ्रष्टाचारियों का। दीपक जी सुन लो ना, पार्टी से जवाब सुन लो। सिद्धार्थ जी जवाब देंगे ना, बोलिए। जी नीरज जी, निश्चित रूप से अभी दीपक जी पता नहीं किस टेंजेंट पे क्या बात कर रहे थे, कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। बड़ी फोकस की बात की जाए तो आप जिस भी चीज का आरोप हम पे लगाते हैं, आप कर लीजिए ना। आप अपनी पार्टी को सीरियस बना करके जाइए, लोगों के बीच में जाइए। आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रही है, उसमें हम क्या करें? आपके गठबंधन के दल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? आपके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? कोई छोड़ने से पहले ही किसी की खबर भी आ जाए ना नीरज जी कि कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला है, तुरंत गालियां देनी शुरू कर देते हैं। अरे ये तो था सबसे खराब, ये है, देखो ऐसा हो गया, ये मोदी के साथ जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तुरंत एक सेकंड नहीं लगाते। अभी दीपक जी के लिए भी ये बात आ जाए इस शो के बाद कि दीपक जी हो सकता है भाजपा में चले जाएं, तो भले एक कट्टर कांग्रेसी हो पर इनका पूरा कैडर इनको खा जाएगा। जब आप में आपस में इतनी ज्यादा फूट है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं, आप उसका दोष हमको मत दीजिए। रही बात, आप पॉपुलैरिटी पे बहुत बातें कर रहे थे। कोई गुनाह नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री का पॉपुलर होना, कोई गुनाह नहीं है। क्या हम पर ये श्राप है क्या कि हम अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को चुनते रहें? या हम पे कोई श्राप है कि प्राइम मिनिस्टर कोई हो, चलाए उसको पीछे से कोई और? ऐसा तो नहीं है। इस देश में अगर कोई ऐसा नेतृत्व आया जिसको देश का जन जन प्यार करता है, जिसका परिवार देश का जन जन कह रहा है कि मोदी मेरा परिवार, मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं, आपने उन पर जब जब लालचन लगाने की कोशिश करी, तब तक देश की जनता ने आपको अपने मैंडेट से उसका जवाब दिया। आपने क्या कुछ नहीं कहा था उनको, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश की जनता से आपको जवाब दिलवाया। पर आप लोग उसके बावजूद अगर इन चीजों में जाएंगे तो मैं मानता हूं। दीपक जी सिद्धार्थ जी, आप भी और भी मेहमानों के पास चलते हैं इस पे। 10 सेकंड नीरज जी, अगर 10 सेकंड हो गए। अरे 10 सेकंड लौट गए। अरे बहुत समय है अभी, अपने पास पूरा घंटा पड़ा हुआ है सर। शेखर सर, जो ओपिनियन पोल के हमारे नंबर्स आ रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है? विपक्ष कहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं काम कर पा रहा है और पक्ष के लिए क्या बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? नीरज जी, मैं पहले बधाई देना चाहता हूं आपको और न्यूज़ 18 को कि जिस तरह आपने सर्वे किया है, जो विस्तार से किया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग अभी देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, उस ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपके सर्वे ने काफ़ी लोगों से बात किया है, ग्राउंड लेवल पर जाके एक प्रकार से मूड को कैच किया है। अब बात आती है ये क्यों ऐसे हो रहा है। बात सीधी बात है। देखिए, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, और उसी समय विपक्ष की जो हालत है और खास करके जो कांग्रेस की हालत है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी इश्यू भी आ गया, लीडरशिप इश्यू आ गया, और राहुल जी पर ज्यादातर आप बाकी मतलब जनता को छोड़िए, विपक्ष के अंदर भी काफी सवाल हैं। इनकी जिस तरह कैंपेन रही है अभी तक, जो नया यात्रा रही है, और पार्टी में जिस तरह एक स्लाइड शो शुरू हो चुका है
बात ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है। कांग्रेस के नेता जितने नेता सेकंड सर, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा भी मेरे सामने आ गया है और पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये बनती हुई दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कि एनडीए को यानी बीजेपी प्लस को 42% वोट के साथ 25 सीटें मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को 17 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस, चूंकि वहाँ दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस में जो भी लोग हैं उनको पास 14% वोट तो मिल रहा है, लेकिन सीट कोई नहीं और अन्य के पास कोई सीट नहीं। यानी 1-on-1 फाइट ममता बनर्जी और बीजेपी के साथ है और 25 और 17 का आंकड़ा आते हुए हमें दिख रहा है। देवव्रत जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर शेखर जी के पास में जाता हूँ। बंगाल में सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, उनकी 18 से 25 होती हुई दिख रही हैं। देखिए, ये तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो है अब अगर देखिएगा जो 2014 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी दिखाया था तृणमूल कांग्रेस का उतना सीट नहीं मिलेगा। नहीं तो एक्चुअली हुआ क्या, सारा देश में जब थोड़ा मोदी जी का हवा निकला था, उधर वेस्ट बंगाल में आके वो रुक गया। लेकिन एक तो मोदी जी नैरेटिव तैयार किया है वेस्ट बंगाल में, जो आपका ईडी सीबीआई देकर जो विरोधी को रोकने का कोशिश किया है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और अब आप देखिएगा इधर अब जो 42% वोट दे रहा है उसमें हमको लगता है ये ठीक नहीं है। ये वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। बीजेपी का नहीं टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। थोड़ा सा ही तो अंतर था पिछली बार, बहुत थोड़ा सा अंतर था। तो अब की बार में 42 है। हाँ नहीं, ये 42% से तृणमूल का वोट बढ़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का गारंटी का बात है। गारंटी जो बोल रहा है, देखिए मोदी जी ने जब शुरुआत किया था 2014 में, उन्होंने बोले थे क्या, आपका हर अकाउंट में काला धन लेके आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख डाल दिया। लेकिन 15 लाख तो डाला नहीं, उल्टा से कुछ निकल लिया। देवव्रत जी सर, टाइम मशीन में बैठ के आगे आइए। 14 के बाद 19 भी हो चुका है, अभी हम 24 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर। 19 में आ गया। देखिए जो मोदी जी बोले अपना गारंटी तो ममता बनर्जी दिया है, लेकिन गारंटी वो दिया है। देखिए बहुत सारी प्रकल्प दिया है, जो कोनर्सी रूपरसी जो प्रकल्प दिया है, आज जो लक्ष्मी भांडार जो प्रकल्प है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पा रही है अभी तक के हिसाब से? इस वजह से दिक्कत आ रही है क्या? क्योंकि देखिए उनके पास भी वोट है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कुछ मिल ही नहीं रहा है। 14% उनको ही मिल रहा है। कांग्रेस को अपना आंकड़ा से थोड़ा हिलना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया में क्या हाल है हमको मालूम नहीं है कांग्रेस का। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है उधर लास्ट बात है ममता बनर्जी का ऊपर अगर ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस का उधर पावर है, ताकत है, उसमें से 2 सीट छोड़ा था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस अपना आंकड़ा में पड़ा हुआ है। लेकिन हमको सीट बढ़ाना होगा। उसकी वजह से नुकसान हो सकता है क्या? ऐसा लगता है आपको कि एक फैक्टर हो सकता है? नहीं, उतना 2-1 सीट में फिर पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस का कोई ये नहीं। देखिए हम लोग गठबंधन में है, इंडिया जोट में है, ऐसा कोई बात नहीं। ऑल इंडिया लेवल इंडिया जोट में 42 सीट पे आप अकेले लड़ रहे हैं गठबंधन में। ये कौन सा गठबंधन है? देखिए 42 सीट पे जो वोट परसेंटेज अगर देखिएगा, वेस्ट बंगाल में लास्ट बार ममता बनर्जी भी बोलते हैं, अरे ये जो आप लोग 17 सीट 25 सीट एनडीए को दिखा रहा है, आखिर में उतना सीट होगा नहीं, उससे बहुत कम ही होगा। क्योंकि ममता जी जो प्रकल्प लिया है तो महिला लोग के लिए, मेन परसेंटेज ऑफ वोट 50% 51% वोट लेडीज लोग के लिए। अच्छा, नुआ खाली संदेश खाली का भी कोई असर होगा? देखिए संदेश खाली, देखिए एक बीजेपी का नैरेटिव है, एक संदेश खाली एक तो छोटा जाएगा है, उसमें वो नैरेटिव, ये तो नंदीग्राम नहीं है इतना बड़ा। संदेश खाली में पुलिस बहुत ये दिखाया, उसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, उसमें सच्चाई नहीं थी, उस वैसे ही फर्जी नैरेटिव था, ये कह रहे हैं आप? लेकिन फर्जी, देखिए 2-1 जगह में जो फर्जी आदमी है उन लोग के लिए व्यवस्था ममता बनर्जी ने लिया है। ये पहले भी और नारदा केस किया है, शारदा केस किया। ठीक है देवव्रत जी पॉइंट टेकन सर, रुकिए। हाँ शेखर जी वापस आपके पास आते हैं, अपनी बात कंप्लीट करिए। साथ में ये वेस्ट बंगाल भी जोड़ लीजिए, जहां पे एनडीए यानी बीजेपी 25 सीटें जीत रही 42% वोट के साथ, और साफ दिख रहा है कि अलायंस नहीं बन पाया, इसलिए बिखराव है, क्योंकि वोट परसेंट उनका भी 42 है। जी बिल्कुल नीरज जी, पश्चिम बंगाल में एक प्रकार से लहर है जो परिवर्तन की लहर है। और इस बार देखिए, पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में परसेंटेज वाइज इनको 43% था, इनको 41% था बीजेपी को, और सीट के हिसाब से तृणमूल के पास 22 और इनके पास 18 था।
आज के माहौल में वहां पे जिस तरह की करप्शन को लेकर लोगों के अंदर एक प्रकार से ममता के प्रति जो पहले जो जितना पॉपुलैरिटी था वो पॉपुलैरिटी डिप हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, संदेश कली कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथियों ने भी संदेश कली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है, कोई बीजेपी का इश्यू नहीं है। जो संदेश कली हुआ है वो सबसे बड़ा हॉरर मैं मानता हूं, और मैं आश्चर्य हूं आज भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इतने घटना को लेकर इतने लेख लिखते हैं, इतने बोलते हैं, लेकिन संदेश कली पर चुप्पी क्यों है। वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जैसा संदेश कली हुआ ही नहीं है। लेकिन फैक्ट क्या है, वहां पे ये घटना ऐसी घटना है जो कहीं नहीं हुआ है जी। जो अक्यूज है वो तृणमूल पार्टी के, रूलिंग पार्टी के। जहां क्राइम हुआ है वो तृणमूल पार्टी ऑफिस है संदेश कली में। और तीसरा चीज, और जो कंप्लेन ना लेने का काम और जो कंप्लेन को बिल्कुल ना सुनवाई करना, वो भी पुलिस का है जो तृणमूल के कंट्रोल में है वहां पे। ऐसी एक घटना जिसको लेकर ममता की जो प्लैंक रही है, माँ माटी मनुष्य, वो एकदम एक प्रकार से डैमेज हुआ है, काफी डैमेज हुआ है। और ये जो लास्ट में जो कोशिश हुई किसी तरह शाहजहां शेख जो प्राइम अक्यूज्ड है संदेश कली में, वो कैसे सीबीआई के पर वो कस्टडी पे ना चले जाए, ताकि अगर वो चले जाएंगे तो बात होगी। तो ये सारे चीजें बिल्कुल असर पड़ रहा है। और आपने कैंडिडेट 42 के जो कैंडिडेट के नाम देख लिए, जो ममता हमेशा कहती है बीजेपी को ये आउटसाइडर पार्टी है, इंपोर्ट करते हैं, ये उत्तर भारत की पार्टी है, बाहर से लोग ले आते हैं। लेकिन आज देखिए बंगाल में उन्होंने जो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट कम से कम बाहर से हैं, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये सारे बाहर से आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल। आप देख सकते हैं अगर ममता ये कर रही है, इसका मतलब वो खुद जान रही है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जी सतीश जी के पास चलते हैं, फिर राजेश जी के। सतीश जी, ओपिनियन क्या है आपका? देखिए बड़ा नंबर जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं। इवन आपके होम स्टेट बिहार में भी 40 में से 38 सीटें हैं उनके पास। बगल का राज्य है बंगाल, वहाँ पे भी आप देखिए 25, फिर और बगल का यूपी 77। तो एक बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं जो लहर जैसी चल रही है। ओपिनियन क्या है सतीश जी आपका? हाँ, आपने ठीक ही पूछा है मेरा ओपिनियन, क्योंकि बड़ा ही टाइमली ओपिनियन पोल है। तो आपने अच्छा किया। वैसे आप लोग को मेरा सुझाव भी रहेगा कि कभी आप लोग ओपिनियन पोल पे भी एक ओपिनियन पोल कराइए। लेकिन आप जब आपने मेरी ओपिनियन पूछी है तो मैं बताऊं, ये चुनाव आजाद भारत का सबसे एक तरफा चुनाव है। इसको मैं मानने के लिए तैयार हूं। और क्योंकि इसमें नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीतियां भी हैं, नैरेटिव भी है, लाभार्थी भी है, और सामने कोई एक गठबंधन बना ही नहीं, आधी गठबंधन है, 3.5 गठबंधन मैं तो कहता हूं उसको, कि केरला में अलग लड़ते हैं और पंजाब में अलग लड़ते हैं, और ममता बनर्जी और फलाना क्या नाम है उनका, जयंत चौधरी जैसे, नीतीश वगैरह सब निकल गए इस गठबंधन से जो चैलेंज करने उठा था। 2 बातें हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप इस ढंग से करोगे, और कई ऐसे सैटेलाइट पार्टियां भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ देखता हूं, जो देखने में तो विरोधी पार्टी भी कहलाती हैं, लेकिन है वो कहाँ वो लाभ पहुंचाते हैं और कैसे उनसे डील की जाती है, वो भी एक सामने तथ्य है। तो इसलिए ये मतलब न संसाधन है न कुछ है, तो ये तो एक तरफा चुनाव है। तो इसमें हमें स्टेट का तो नहीं बताइए। कुछ एक रेसिस्टेंस अगर होगा तो बिहार में हो सकता है, बंगाल में जैसा अभी शेखर जी कह रहे थे कि वहां पर जो है वो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता वो करप्शन का मुद्दा उतना ज्यादा है, क्योंकि करप्शन के इंडेक्स में सब बराबर है, उसमें कहीं कोई। वहां पर यह है कि ममता बनर्जी की भूमिका क्या है, वो क्या चाहती है, क्या कर रही है, अपना राज्य महफूज रखना चाहती हैं। चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली के गद्दी के लिए क्या ममता बनर्जी का लेना देना है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो जो भी आपका ओपिनियन पोल जो आपने जहां से कराया है, जो भी है उसके नतीजे आते हैं, ये हम लोग तो बहुत पहले ही से कह रहे हैं, इसमें ओपिनियन पोल की क्या आवश्यकता है, कि ये एकदम एक तरफा चुनाव है। और जब कांग्रेस पार्टी जो मुख्य चैलेंजर हो सकती थी, उसने हर चीज डिले किया, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट में किया, कुछ बहुत सारे जो उनके दल के गठबंधन में लोग हैं वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में उन्होंने उसको डिले किया। और कांग्रेस का अध्यक्ष ये बोलते हो कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए,
तो किसी भी सूरत में ये मुझे चुनाव एक भावनात्मक चुनाव 84 में देखा था, लेकिन जो एक लहर वाली चुनाव हो सकता है, तो हर चीज में मोदी 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 है, तो वही अचरज मतलब अचंभा करने वाला भी रिजल्ट आ सकता है। मैं तो यहां तक मानने के लिए तैयार हूं, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एकदम सुनामी किसी ने शब्द इस्तेमाल किया, तो सुनामी तो सर नेगेटिव वर्ड है, पता नहीं कैसा अब इस बार का नतीजा आएगा, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन इतना तय है कि कोई इस बार मुझे कहीं से कहीं भी, और ऐसा भी क्या है, दिख नहीं रहा है, और ऐसा भी है ना नीरज जी कि जीत के आते हैं इस तरफ से, चले जाते हैं उस तरफ से, फिर इधर चले आते हैं, तो उसकी भी संख्या बहुत लंबी चौड़ी है ना। सतीश जी क्या है ये कि देखिए, विपक्ष ने जो कोशिश की थी 1 साल 1.5 साल पहले से, विपक्ष मत बोलिए, विपक्षी बोलिए। अच्छा, विपक्षी, ओके, विपक्षियों ने, विपक्ष कोई एक शब्द नहीं है, विपक्षियों ने जो कोशिश की थी 1.5 साल पहले, मिलके सब लोग लड़ेंगे, तो उसमें बीजेपी ने कोई बाधा पहुंचाई समझे नहीं लगता, वो खुद ही नहीं मिल पाया। जैसे अभी अब एकदम लेटेस्ट बंगाल देखिए, नहीं, ये हमें गुडी टॉक नहीं करना चाहिए। अच्छा, बंगाल में किसने रोका बताइए अपना सुनिए ना, मैं बताता हूं आपको, भाजपा का जो नीति रहती है वो अपने वोटों को मजबूत करके दूसरे के खेमे में उसमें लंका लगाने की भी, तो मैं नहीं मानता कि देखिए हम लोग जितना सरल समझते हैं ना यहाँ पे, उतना होता नहीं है। डीलिंगें जो होती है ना, लेन देन, वो बड़े दूसरे तरीके से होती है। तो सर देखिए सीधी सी बात है, कांग्रेस जो रचनाकार थे, रचनाकार आपके प्रदेश वाले नीतीश जी, वो आ गए इधर। अब उन्होंने कल्पना की थी कि एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए, वो भी आ गए। वो असली रचनाकार निकले। मैंने आपसे कह तो दिया कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो था, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बाकी दलों का हो, ये आपस में ही टकरा रहे थे ना। ये मध्य प्रदेश में कहां अखिलेश चुनाव लड़ने चले गए थे, ममता बनर्जी भी कहीं कहीं और चुनाव लड़ रही थी। भाई कुछ तो ऐसा है ही नहीं ना कि इनका कोई दिल मिला हुआ हो, कोई नीतियां मिली हुई, कुछ नहीं है, सब अपना अपना जमीन देख रहे हैं। अपना जमीन। अच्छा, ताजा नंबर सर, ताजा नंबर जो 444 सीट टोटलिटी में आप कहते हैं 444 सीटों का ओपिनियन पोल हम अब तक दिखा चुके हैं, उसमें से एनडीए को 327 सीटें मिल रही हैं और 90 सीट मिल रही हैं इंडिया अलायंस को, 27 सीट अन्य के खाते में जा रही। ये अब तक की तस्वीर है अभी, और एक राज्य बाकी। हमने 518 किया था, ये ध्यान रखिएगा कि 518 सीटें हमने कवर की थी, लेकिन हम आपको नतीजा पूरा 543 का बताएंगे, और वो 25 सीट को कैसे एडजस्ट करना वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल 518 में हमने किया था, जिसमें से 444 हम दिखा चुके हैं, उसमें से एनडीए के अलायंस कितने मिले। राजेश बादल जी, हर स्टेट में आप तो कल से मैं साथ जुड़े हुए हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जिधर देखिए पैटर्न एक ही जैसा दिख रहा है सब जगह। बंगाल में लग रहा था छोड़ सकता फाइट मिले, जैसा ही देवव्रत जी कह रहे थे कि 1-on-1 फाइट, लेकिन वहां पे भी देखिए एज है, 25 सीटें वहां पे भी। देखिए नीरज जी, वैसे अगर आप एक समग्र अखिल भारतीय तस्वीर आप देखते हैं तो इसमें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो आपका अनुमान आया है, जो अभी ओपिनियन, उसमें वो बढ़त बनाए हुए है, इसमें तो कोई दो बात है नहीं। लेकिन बढ़त का जो कोई अखिल भारतीय कारण भी नहीं हो सकता। मसलन जो कारण बंगाल में हो सकता है वो कारण महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, जो कारण महाराष्ट्र में हो सकता है वो आंध्रा में या मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तीसरी बार, जैसा कि आपका ओपिनियन पोल कहता है कि अगर तीसरी बार ये अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। अब अभी हमने केवल चूंकि बंगाल की बात की थी, अभी हम कर रहे थे, तो बंगाल में मुझे लगता है कि काफी हद तक ममता बनर्जी ने अपनी साख और प्रतिष्ठा उसमें खुद उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया, और उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि वो इंडिया को लेकर के बहुत दिनों तक इस देश के करोड़ों मतदाताओं के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई। कभी वो इंडिया में रहती थी, कभी वो कहती थी बाहर हैं, कभी कहती थी अपमान हो गया इस बैठक, कभी कहती थी बैठक में नहीं बुलाया गया। तो एक मतदाता के सामने एक उन्होंने अपने आप को खुद ही उपहास का केंद्र बना लिया। दूसरी बात यह कि उनका दूसरा कार्यकाल, और बंगाल और बिहार एक ऐसे दो राज्य हैं जिनको मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर बहुत ही जागरूक प्रदेश हैं।
तो बंगाल का मतदाता इस बात को यकीनन देखता है कि दूसरे कार्यकाल में ममता बनर्जी की सरकार ने नतीजे किसने दी। हाँ, एक बात जरूर मुझे थोड़ी सी इस ओपिनियन में अटपटी जो लग रही है कि जो दल या गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो लेफ्ट ही होगा, तो 14% वोटों के ढेर पर अगर कोई आपका ओपिनियन कह रहा है और 0 सीटें जो हैं, वो मुझे थोड़ा सा अभी इस पे मुझे भरोसा करने में वक्त लगेगा। लेकिन ये भी बात तय है कि अगर 42% एनडीए और टीएमसी के पास जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 17 सीटों और 25 सीटों के आंकड़े में भी बदलाव आने वाले दिनों में होगा। तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए अगर 42 पर है, और संभव है कि टीएमसी भी बढ़त बनाए। तीसरी चीज यह है कि अभी जो बात हो रही थी, तीसरी बात की, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जो आपने प्रश्न किया कि अलायंस पार्टनर भी मजबूत हैं, तो जहां पर केंद्र सरकार का अपना प्रभाव, प्रधानमंत्री का अपना प्रभाव, केंद्रीय मुद्दों का अपना प्रभाव है, वहां लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए तो जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे शिवसेना एक टूटी हुई शिवसेना है, या एनसीपी टूटी हुई एक एनसीपी है। बिहार में जो जेडीयू है, अगर आप पिछले विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखें तो उस मायने में जो नीतीश कुमार हैं काफी दुर्बल हो गए हैं इस चुनाव में। तो अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में शिंदे को या अजित पवार को बीजेपी की जितनी जरूरत है उतनी बीजेपी को नहीं जरूरत। आपने भी बात कही कि हर राज्य में अलग अलग फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन जनरली हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो ये बात निकल के आती है कि केंद्र का चुनाव और राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं। चूंकि ये केंद्र का चुनाव है तो इसमें सेंट्रल थीम एक है, तो अगर वो थीम प्ले कर रही है सब जगह, क्योंकि परिणाम के पैटर्न से हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, ओपिनियन पोल के परिणाम से, कोई गलत समझ ले कि ये चुनावी नतीजे हैं, इसलिए बार बार मैं बात कर रहा हूं कि ओपिनियन पोल के परिणाम से हमें ये दिख रहा है कि एक सिंगल पैटर्न पूरी कंट्री में अक्रॉस प्ले हो रहा है, और वो है सेंट्रल थीम, केंद्र सरकार, मोदी जी और उनके कामकाज। तो फिर स्टेट का तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता, चाहे जो जितना स्ट्रांग होगा ये थीम प्ले हो रही। तो बादल जी छोटा सा, ये आप देखिए सैद्धांतिक तौर पर तो ये बात आपकी ठीक लगती है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो ओपिनियन पोल कह रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, उसके लोकप्रिय नेता को बढ़त है, उसके मुद्दों को बढ़त है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि अभी चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है, कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, हर राज्य में भले ही केंद्रीय चुनाव है, लेकिन जब तक चेहरे सामने नहीं आते उन चुनावों का चरित्र हर प्रदेश में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जब चेहरे सामने आ जाएंगे, कौन सीट पर कौन उम्मीदवार है, अब यूसुफ पठान की बात ले लीजिए, गुजरात से अगर यूसुफ पठान जाके बंगाल में लड़ेंगे तो कितना उनको फायदा होगा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत साफ की बात है। कीर्ति आजाद कितना फायदा उनको मिलेगा नहीं कहा जा सकता। जी अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आके मैं कुछ वो महत्वपूर्ण सवाल भी आपके सामने रखूंगा जिस पर दीपक झा जी बहुत चिंतित थे कि हमने क्या क्या पूछा था, उसमें ऑल इन कॉस्ट कवर होगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो हमने किया है उस पर हम लोग बातचीत करें। बहुत सारे राज्यों की तस्वीर स्पष्ट होती जा रही। अभी थोड़ी देर में गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कुछ महत्वपूर्ण बड़े सवाल दिखाऊंगा। तो पहला सवाल हमने ये पूछा था, दीपक जी ध्यान दीजिएगा, पिछले 5 साल में आपकी आर्थिक हालत कैसे बदली है? बेहतर हुई है? 67% लोग कह रहे हैं। पूरा नंबर नहीं पढ़ता, उन्हें बहुत समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दिखाइए आप, जो हमने पूछा है लोगों से कि किस तरीके से आप कामकाज से संतुष्ट हैं पिछले 5 सालों में। 80% लोग केंद्र सरकार और मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं, और 64% लोग अपने स्थानीय सांसद के काम से भी संतुष्ट हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिखाइए कि वोट डालने के 3 सबसे बड़े फैक्टर्स क्या थे। जो मैंने कहा था ना कि जब वोट डालने जाए तो अपने मन में क्या है यहाँ पे, तो इसमें 56% लोगों के मन में होता है कि नौकरी, जॉब, जिसकी आप बात कर रहे थे। 47% लोगों के दिमाग में महंगाई का एक फैक्टर रहता है, और 46% लोग कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अब सवाल आपके मन में आएगा कि महंगाई की इश्यूज उठाए जाते हैं, बेरोजगारी के इश्यूज उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वोट अगर मोदी जी के नाम पर बीजेपी को मिल रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी शायद उनको वहीं दिख रहा होगा। इसलिए ये क्वेश्चन दीपक जी आपके लिए खास तौर पे यहाँ पे रखा था। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, क्या आप नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट करेंगे, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो?
गौर करिएगा सारे पैनलिस्ट, 85%। राजेश जी, ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे रखा था कि एक सेंट्रल थीम प्ले हो रही है जो हमारे पैटर्न में दिख रही है। 85% लोग मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं, भले ही उनको लोकल सांसद का चेहरा उतना ना पसंद हो या उनको लगता हो कि यार इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो केंद्र सरकार और मोदी जी पर भरोसा करके ये दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा हुआ है कि नहीं। कई सारी स्कीम्स के बारे में हमने पूछा, तो पीएम सम्मान निधि में 68% लोगों को फायदा हुआ है, 32% को नहीं हुआ है। पीएम आवास योजना में 58% लोगों को फायदा हुआ है। हर घर में नल से जल 70% लोग, गैस वाली उज्ज्वला योजना 70%, जनधन योजना 66 और आयुष्मान भारत 61%। ये केंद्र की योजनाएं हैं जो राज्यों में लागू हुई हैं और उनको लोगों ने लाइक किया है या उनसे उनको फायदा हुआ है। बेहतर नेता कौन? मोदी वर्सेस राहुल, चूंकि राहुल जी फ्रंट में है, लीड वही कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने खासतौर पर रखा सामने। उसमें आप देख लीजिए कि किस किस तरीके के नंबर आए हैं। ईमानदारी के फ्रंट में 73% मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, 27% राहुल जी के पक्ष में जा रहा है। 69% मेहनती कौन कितना है, तो राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 31% लोग ऐसा मानते हैं। सारे पैमाने आपके सामने, ये भी हमने इसमें रख दिए। इसके बाद एक सवाल हमने ये पूछा कि क्या आप विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक सवाल लगेगा, आपने सवाल पूछा ही नहीं होगा कि एक बड़ा अलायंस बना है, जिस पर बहुत लोग कहते हैं कि आपने ये सवाल शायद नहीं पूछा होगा। वो वाला क्वेश्चन दिखाइए कि विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन से आप वाकिफ़ हैं कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको प्ले करिए। 56% लोग कहते हैं कि हाँ वो इससे वाकिफ़ हैं, यानी उनको ये जानकारी है कि एक विपक्षियों का गठबंधन इंडिया अलायंस नाम का है जो चुनाव लड़ रहा है। 56% लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि ये कोई चुनाव सामने है नहीं है, केवल हम सवाल ये पूछते हैं कि अच्छा आप मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं दोगे, तो कहने हाँ मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है। लोगों को मालूम है और वो जानकारी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमने पूछे हैं। दीपक झा सर, दीपक झा जी को लेके आइए सर। सर संतुष्टि हुई ना? ऐसा कोई सवाल छोड़ा नहीं, अभी हम और लंबी लिस्ट है, पढ़ोगे तो पूरा समय निकल जाएगा। सब सवाल पूछे गए हैं जी, बताइए। अब नीरज जी, सबसे पहले मैं आपको 2-3, क्योंकि इतने प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुन रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार को देखिए बड़ा सम्मान के साथ मैं कहूंगा, इनको प्रणाम भी करता हूँ। नीरज जी, नेता भ्रष्ट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट हो सकता है, जनता भी भ्रष्ट हो सकती है इन लोगों के हिसाब से। क्या खाकी वाला जो पत्रकारिता थी एक जमाने की, क्या आज ये वर्तमान में भ्रष्ट नहीं हो सकती? पत्रकार भ्रष्ट नहीं हो सकते? खाकी वाला पत्रकारिता क्या है? आकलन करके बताइएगा। अरे पहले ये बताओ, खाकी वाली पत्रकारिता कौन सी है? खाकी पत्रकारिता जो खादी पहन के पत्रकार करते थे एक खाकी की खादी, अब खादी वाले पत्रकार आज खाकी के लिए कर रहे हैं जो आरएसएस के लिए हो रहा है। इतना कठिन शब्द मत बोलो यार, आसान बात बताओ यार। खादी वाले खाकी, आसान भाषा। तीसरा जवाब भाजपा प्रवक्ता ने बोला था कि पॉपुलैरिटी और काबिलियत। मैं बोलूंगा मेरे प्यारे भाई सिद्धार्थ यादव, आप बहुत काबिल हो, मोदी जी से ज्यादा अच्छा झूठ बोलते हो, ज्यादा बढ़िया झूठ बोलते हो, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका मेरे भाई, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है। तो अब बताओ क्या करोगे आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप सांसद बन सकते हो, आपको टिकट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपके काबिलियत को वोट लोग नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है ना। तो भाई पॉपुलर से फिल्म स्टार भी होता है, फुटबॉलर भी होता है, क्रिकेटर भी होता है, नाचने वाला गाने वाला भी होता है। दीपक जी सुनिए ना, अरे सुनो ना भाई, सुन लो ना। अब काम की बात बोलूंगा। हाँ नहीं, अरे अब तक क्या बेकार की बातें कर रहे थे क्या? मैं चैनल पे आपको काम की बात के लिए बुलाता हूँ, अब काम की बात करें तो पहले क्या कर रहे थे? आपके काम की बात बोलूंगा। नहीं मेरे काम की मत बोलिए, जनता के काम की बोलिए, तो फायदा होगा कुछ आपको। नीरज जी, अभी उन पत्रकारों और उन प्रवक्ताओं का जवाब दे रहा था, अब आपका जवाब देता हूँ। नहीं, आप बिजनेस चैनल से हैं। बिजनेस चैनल में क्या होता है, बिजनेस का एक रूल होता है, आप एसआईपी करिए 10 साल 15 साल 20 साल, और एक लॉन्ग टर्म के बाद आप मोटा वेल्थ गेन करते हैं। हमने क्या किया इस देश में, जनता ने, पिछली सरकारों ने एफर्ट किया। पहले इतना काम करना पड़ता था, 100% रिजल्ट आता था 5%। आज जब देश बना 1950 के बाद, 1950 में 47 से लेकर आज तक की बात बता रहा हूँ आपको, जब देश बना, लोगों ने मेहनत किया, स्वदेशी पे काम किया, हमने परमाणु बम बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने, ठीक है, उसमें मना कर कौन कर रहा है? अरे आगे आज रिटर्न आ रहा है इस देश को।
रिटर्न मिल रहा है। अच्छा वो ठीक है, ओके, investment पॉइंट किया था। टेकन। मान लिया दीपक झा साहब। अच्छा ये बताओ, आप एसआईपी करते हो कि नहीं? सीरियस वाला क्वेश्चन है ये। मैं करता हूं या नहीं करता हूं, मैटर मेरा नहीं है बॉस। बात ये है, अरे भाई, इसको मैं कह रहा हूँ कि सीरियस पर्सनल क्वेश्चन। आप एसआईपी करते हैं कि नहीं करते? करना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। करते हैं ना पक्का? पैसा लगाइएगा। उसके लिए देखिए, नीरज जी, उसके लिए मैं आपसे सलाह भी लूंगा। नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना मैं चाहिए। सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूं कि आपको एसआईपी करना चाहिए। जो लोग देश में ये शो सुन रहे हैं उन सबको एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा तरीका है। अब शांत हो जाओ, सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी को इतना सुना रहे हैं आपको। किया कांग्रेस ने देश का, देखिए। अच्छा दीपक जी एकदम रुक जाइए। गुजरात का नंबर आ गया, गुजरात का नंबर। अरे दीपक भाई, गुजरात का नंबर आ गया है, पहले उसको बता दें, फिर कंटिन्यू करेंगे। 26 की 26। अब ऐसा ही अनुमान था भी, पहले से यही चला आ रहा है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है। 56% वोट शेयर, 26 आउट ऑफ 26 सीट्स हैं। इंडिया अलायंस, जिसमें आम आदमी पार्टी और शायद कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, 36 सीटें, 36% उनको वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, और अन्य के खाते में 8 जा रहा है। यहाँ पे परिस्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी पहले ही बनी हुई थी, पूरी की पूरी सीटें उनके पक्ष में जा रही। तो चलो सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। बहुत सारी कह रहे हैं बातें दीपक झा जी, लेकिन एक अच्छी बात करते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा इतना ध्यान तो रखते हैं कम से कम। नीरज जी बड़ी कड़वी बातें कर दी उन्होंने, पर मैं इतना कड़वा जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। पर उन्होंने बात करी काबिलियत और पॉपुलैरिटी की। मुझे तो कई बार सोच के लगता है कि हमारे देश में एक बड़े काबिल युवा हैं, घूम रहे हैं देश में। काबिलियत एमआरपी और एमएसपी का फर्क ना बताने वाली पार्टी बताएगी। जिन नेता को ये नहीं पता कि एमआरपी क्या होती है और एमएसपी क्या होती है, वो तो इस देश में काबिलियत समझाने आ रहे हैं। जिन्होंने इतने लंबे समय तक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं 2002 से, जो इतने लंबे समय तक एक राज्य के शासन को चला रहे हैं, उसके बाद वो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आप काबिलियत उन पर पूछ रहे हैं? अरे काबिलियत थी तो ये काम बहुत पहले भी हो जाते। आज आप क्यों कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो आपने, दीपक जी ने एक्सेप्ट किया, आज तो हमें रिटर्न्स मिलने का समय है, मतलब मिल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इतना तो आप एक्सेप्ट करते हैं। वो किसके कारण उतना ही तो डिस्प्यूट कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं आपने पहले बहुत किया तो उसका रिटर्न है। अरे रिटर्न आज आ पा रहा है, ठीक है, पर क्या 10 ही साल में सारा रिटर्न बिगड़ गया? मैं 10 सेकंड में बात पूरी करूंगा। क्या 10 ही साल में सब बिगड़ गया? अरे 10 साल पहले आपकी सरकार थी, कुछ रिटर्न आपकी मेहनत का तब भी आ सकता था, पर तब देश में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था नीरज जी, कोई एक ऐसा कार्यक्रम, कोई आयोजन जिसमें भ्रष्टाचार ना होता हो। कॉमनवेल्थ कराएंगे तो कॉमनवेल्थ का स्कैम हो जाएगा, कोल करवाएंगे तो कोलगेट का स्कैम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम का स्कैम हो जाएगा। पूरा देश खोखला कर डाला, चारों ओर भम धमाके, इंसर्जेंसी टॉप पर है, बॉर्डर्स फिल्टर हो चुके हैं, अंदर लोग आए जा रहे हैं। ऐसी हताशा की स्थिति से अगर 10 साल के अंदर फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी को फैंटास्टिक 5 बनाने वाला कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति की काबिलियत पर आप प्रश्न पूछते हैं। काबिलियत पर प्रश्न पूछना है तो जाकर के क्या देश किस हालत में था, रामकृपाल जी, पर आपको पूछना चाहिए। और मैं दो प्रश्न सर आपसे। एक तो बंगाल पे आपकी राय चाहिए सर। बंगाल बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, और दूसरा ये पता नहीं क्या दीपक जी खादी खाकी कुछ कर रहे थे, मतलब ये कल से हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे थे दनादन पत्रकारों के ऊपर। अरे भैया सर्वे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्या करूं? मुझे क्या, जो सामने दिख रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिए उसमें, लेकिन ये खादी खाकी। अरे दीपक जी आपके पास नहीं आ रहा हूँ, नहीं अभी नहीं, अब रामकृपाल जी के पास। रामकृपाल जी बंगाल क्या दिख रहा है? जी किसके बारे में? बंगाल सर, पश्चिम बंगाल 25 सीटें जीत रही है बीजेपी वहां पे। नहीं एक बार हाँ देखिए, मैं वैसे बंगाल में आपने जो दिखाया है वोट परसेंट टीएमसी का भी 42 है और बीजेपी का भी 42% दिखा रहे हैं आप, यानी वोट परसेंट करीब बराबर है। लेकिन सीटें थोड़ी सी बीजेपी की आप बढ़ी हुई दिखा रहे हैं, 17 और 25 का। हो सकता है ये हो जाए, या अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए, एक बात तो बंगाल से क्लियर है कि वहां पे लड़ाई सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में है। जो पिछली विधानसभा में हुआ था, एक मैसेज था कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां बंगाल से बाहर हो गई हैं, और ये लोकसभा पोल भी ये बता रहा है कि वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बाहर हो गई हैं। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, जैसा ओवरऑल आपका देख करके, कि जहां देखिए ये परसेंटेज ऑफ वोट जहां पे 12 से 13% से ज्यादा है नीरज जी,
वहाँ पे तो बिल्कुल वन वे ट्रैफिक होगा, क्योंकि जब भी वोट परसेंट दो पार्टियां लड़ रही हों मुख्य रूप से, और परसेंटेज अगर 14-15 से ज़्यादा हो रहा है तो समझिए एक पक्ष ही जाएगा। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे, मैं भी इस बात को मानता हूँ। आपका जो सर्वे दिखा रहा है, देखिए 2014 में एक लाइन का रेफरेंडम था इस देश में, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। 2019 में दोबारा यही रेफरेंडम था। और याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 2017 के इलेक्शन में खुद अपोजिशन ने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है नोटबंदी पर, और बीजेपी जीती थी। ये 2024 भी एक तरह से जो मोदी के अब तक के काम प्लस राम, मैंने जैसा कहा था, उस पर एक रेफरेंडम है। और ये रेफरेंडम जो टारगेट मोदी ने या बाकी बीजेपी ने रखा है, मुझे लगता है कि टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर बंगाल में थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि कंटेस्ट है, हो सकता है पिछली बार की तरह भी कंटेस्ट हो, बराबर बराबर हो, 1-2 सीटों से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साउथ इंडिया की जो बात है, मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल जो आंध्र और तेलंगाना जो कभी कांग्रेस की हुआ करते थे, 2004 में जिनके बूते कांग्रेस जो है 144 सीटें पाई और लेफ्ट का लेकर के सरकार बना ली थी, वहाँ पे बीजेपी जिस तरह से चाहे वो मिल करके चाहे जैसे भी जो सीटें पा रही है, और अगर वो केरल में कहीं शुरुआत कर देती है 1 सीट से या तमिलनाडु में 1-2 सीट से, तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा दूसरा मैसेज जा रहा है। मैं नहीं कहता कि ये किसी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन ये जो वेव है ये प्रो मोदी है। और ये मोदी के नाम पे तीसरी बार रेफरेंडम है। और 14 से बड़ा ग्राफ हुआ 19 का, और 19 से बड़ा ग्राफ होने जा रहा है 24 में। संख्या 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है कहीं भी। ये बहुत दो बातें आपने सर बहुत महत्वपूर्ण कही कि ग्राफ 14 से बढ़ा 19 में और 19 से बढ़ रहा है 24 में। अब तक के हमारे ओपिनियन पोल में दिख रहा है। और एक बात आपने कही कि ये डेफिनेटली मोदी जी के नाम पे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस थे उन सब में भी आप देखिए, जब हमने स्ट्रेट क्वेश्चन ये पूछा कि क्या आप कोई भी मान लीजिए प्रत्याशी खड़ा आपको नहीं उतना पसंद है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे आप वोट कर देंगे, उसने बोला हाँ करेंगे, ये नंबर 80% से ज़्यादा है। ये सिग्निफिकेंट है कि कितना ट्रस्ट फैक्टर है। और कुछ समय पहले एक इप्सॉस का पोल आया था जिसमें मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग थी, वो भी हाईएस्ट थी उस समय। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसके बाद सबसे ट्रिकी स्टेट महाराष्ट्र का नंबर आपके सामने रखूँ। लेकिन जाते जाते सिर्फ ये बता दूं कि कई लोग ये सोच रहे होंगे, दर्शक भी, कि 42% वोट है तो फिर उनकी सीटें 25 क्यों हैं। तो जो मेथोडोलॉजी होती है जब पॉलिटिकल में आप देखते हैं, तो बहुत जगह टैक्टिकल वोटिंग होती है। हो सकता है 40% वोट शेयर ला करके बीजेपी टीएमसी से ज़्यादा सीट ले आए। वोट परसेंटेज ज़्यादा है ये कम है, इससे ज़रूरी नहीं कि आपकी सीटें भी उसी रेशियो में हैं। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि टैक्टिकल वोटिंग होती है, या कई जगह ऐसा होता है कि आप बहुत भारी मार्जिन से किसी सीट को जीत लेते हैं। इस वजह से कई बार वोट परसेंटेज आपको इस तरह दिखता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि 42 पे भी उनकी 25 सीटें क्यों आ रही। छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, फिर से पूरी चर्चा होगी और महाराष्ट्र का नतीजा आपको दिखाएंगे कि ओपिनियन पोल में क्या निकल के आया।